हेलो, आवाज़ जा रही है आप लोग? कुछ लोग गायब हो गए हैं। चलिए ठीक है। हम लोग आंसर राइटिंग सेशन में एक मॉडल आंसर की तरफ आज बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इसे हम प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आएंगे कि पढ़ें चाहे जहाँ से, लेकिन आंसर लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा। सिलेक्शन होगा यहाँ से। क्योंकि नॉलेज को अगर कंसोलिडेट न किया जाए तो सफलता नहीं मिलती है। जैसे भोजन पचे ना तो आदमी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फिर हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर कहते हैं ये खतरे से बाहर नहीं है। जो ये सिखाता है कि हमें जितना भोजन करना है वो पचाना आना चाहिए। उसके लिए हार्ड वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, जो इस गुरुकुल का एक परंपरा भी है। तो आपको एक बार देख के हो सकता है लगे कि बड़े कैजुअली आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन ये लाइफ का एक पार्ट है। आप अगर 2 से 4 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से बातें करना सीख गए तो आप आईएएस बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं सारी खुरापात शुरू हो जाती है। वो बातें याद आती हैं जो खुली हों तो कभी ना याद आए। सारी जितने भी बैड इंपैक्ट्स हैं वो आंखें बंद होने के बाद स्टार्ट होती हैं। अभी हम मॉर्निंग में एक डिस्कस कर रहे थे तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी को हम फिर से इनिशिएट कर रहे हैं। राइट? आप जो इनिशिएटिव हमको देंगे उसी से हम मॉडल आंसर बनाएंगे। ओके? तो फीडबैक आपका, और देखो कि कैसे मॉडल आंसर बनता है। हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे। एक बार वही प्रक्रिया फिर से अपनाते हैं। हमने क्या बोला था पहले क्वेश्चन? विरासत की रक्षा या सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए? करनी चाहिए, इसके महत्व को रेखांकित करिए। यही था ना? अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं चूंकि लिखने में समय जाएगा। वाई वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, प्लीज ड्रा अटेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अब कभी भी जब आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो कीवर्ड समझिए कि ये प्रश्न आपसे चाहता क्यों है। क्योंकि बच्चों से हम कहते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन को सही क्रम में सजा दें तो हमें बेस्ट आंसर मिल जाता है। जैसे कई बच्चे इसी का आंसर दूसरे ढंग से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे हम बता दें आपको कि एक इंफॉर्मेशन है कि एक जंगल है, एक किला है, एक शेर है, एक राजा है, तो हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रही है लेकिन समझ में कुछ क्या आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझाइए। इसीलिए क्लास 6 और 7th में हमको स्टोरी राइटिंग सिखाई जाती है। हम आपको क्यों कह रहे हैं कि आईएएस मतलब एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, दैट इज़ द गेटवे ऑफ यूपीएससी। ये दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर देगा आपको, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है। अब मान लो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जंगल है, किला है, शेर है, राजा है। अगर इसी को हम इस क्रम में सजा दें कि एक जंगल है जिसमें एक किला है, उसमें शेर रहता है जो जंगल का, स्टोरी फॉर्म हो गई ना। जिसका सीक्वेंस स्पष्ट होता है वो आसानी से अपनी आंसर राइटिंग को शार्प कर लेता है, आगे लेकर के चला जाता है। आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना?
सीक्वेंस मतलब क्रमबद्धता, किस क्रम में कौन आना चाहिए। पहले पता चला पापा का नाम आना चाहिए तो हमने 2 साल के बच्चे का लिख दिया, तो बच्चा इस कंफ्यूजन में है कि पहले मैं पैदा हुआ कि पहले पापा। तो ये सीक्वेंस का मतलब होता है तारतम्यता होनी चाहिए। पता चला अभी स्टोरी चल रही थी इंडिया की, अचानक हम इजराइल लैंड कर गए, तो हमारा सीक्वेंस क्रम से जाना चाहिए। इसीलिए सिलेबस बनाया गया है और सिलेबस में कॉन्सिक्वेंटली एक दूसरे के इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। पीवाईक्यूज पे हम जोर क्यों देते हैं? इसलिए कि आपको चुनौती लेनी है, तो आंखें बंद कर लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आंखें खोल करके उसे नजरें मिलाओ और कहो चैलेंज शुड बी चैलेंज्ड, चुनौतियों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी जिसकी मनोदशा होती है वो आईएएस ऑफिसर बनता है, क्योंकि तुम्हारे पास चुनौतियां बहुत सारी है। इंजीनियर्स अपनी भाषा में बोल रहा है, डॉक्टर अपनी भाषा में बोल रहा है, सेना अपनी भाषा में बोल रही है, नेता अपनी भाषा में बोल रहा है, जनता अपनी भाषा में बोल रही है, और यू हैव टू कोऑर्डिनेट देम बिकॉज यू आर द किंग पिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप पूरे प्रशासन के किंग पिन हैं, आपकी वजह से पूरा प्रशासन टिका हुआ है। दैट्स वाई यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन। आपके ऊपर बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है टिकी रही हैं। कैसे रही हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी आंसर के 4 पिलर हैं। पहला है क्लैरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्टता। इसका दूसरा पिलर है ग्रेविटी, मतलब गहराई हो। पता चला गहराई आ गई, गहराई हमने अमेरिका का एग्जाम्पल दे दे के खूब डाल दिया, रिलेवेंसी है ही नहीं। और मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाया था एस, नो और, तो अंग्रेजी के 3 शब्द एस, नो, वेरी गुड, और तीनों शब्द में वो आदमी गलत आदमी से भिड़ गया। दारा सिंह पूछे लड़ोगे, कहा एस, तो क्या नहीं था, गहराई बहुत थी। सीधे अपने से ज्यादा कई गुना ताकतवर व्यक्ति से भिड़ गया, स्पष्टता नहीं थी। ग्रेविटी कैसे आएगी? प्रश्न ये है, रिलेवेंसी से। रिलेवेंट शब्द यूज करिए। रिलेवेंसी इसको बोलते हैं प्रासंगिकता। ये तीसरा पिलर है जो आपकी डेप्थ को जांचता है, मेजर करता है। अब ग्रेविटी के बाद जब हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? हाउ वी आर कंक्लूडिंग आवर सेल्फ फ्रॉम वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या है कि हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले के आंसर ऐसा लिखना चाहिए। प्रश्न तो यही है ना कि सर आपको सपना आया था क्या कि ऐसा ही आंसर होना चाहिए। वैलिडेशन ऐसे आंसर इसलिए कि जो टॉप करते हैं वो इसी क्रम में अपने आंसर को लिख करके बताते हैं। तो हमने किसका उदाहरण दिया? जो फेल हो रहा है कि जो पास हो रहा है? यूपीएससी पास कर रहा है कि घर की परीक्षा पास कर रहा है? तो वैलिडेशन यूपीएससी का ही तो प्रश्न है ये। जो पास किया है इसी सीक्वेंस में ही तो लिख रहा है। बात आप समझ पा रहे हो ना? तो वैलिडेशन का मतलब है जो लोग सफल हैं वो इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस किए हैं तब सफल हैं। चाहे आपके यहाँ की श्रुति शर्मा हो, चाहे मेरा भांजा विवेक सिंह जो जल्दी ही आपसे इंटरेक्शन करेगा, वर्तमान में कोटा में है, आने वाला है, जैसे ही आता है आपके बीच लेके आते हैं। इन्हीं 4 आधारों पर वो अपनी पूरी आंसर राइटिंग कर रहा है। हम आपको यस से लिखना भी सिखाएंगे कि कैसे निबंध में हमारा टोटल नॉलेज यूज होता है। जितना हमने पेपर फ्रॉम 1 to 4 पढ़ा है वो सब यस से में आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा डाइवर्सिफिकेशन शुरू होता है हम वर्सटाइल कैरेक्टर के हो जाते हैं, जीनियस से एक कदम आगे निकल आते हैं।
हमारा कैरेक्टर वर्सटाइल है। वी आर नॉट जीनियस बट वी आर वर्सटाइल कैरेक्टर। हम इंजीनियर को भी टोक रहे हैं, डॉक्टर को भी टोक रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे रहे हैं, नेताओं को भी सुझाव दे रहे हैं, जनता के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए धारा 144 भी लागू कर रहे हैं, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लाठी भी रख रहे हैं, बंदूक भी रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर गोली भी दिखा रहे हैं, और नहीं माने तो मार भी दे रहे हैं। इतना डाइवर्सिफाइड हमारा वर्क है। व्हाट शोज दैट वर्सटाइल कैरेक्टर। समझ गए आप? जिसे क्रिकेट की भाषा में ऑलराउंडर बोला जाता है। जरूरत पड़ी तो गेंद भी फेंक ले, जरूरत पड़े तो बैटिंग करके बॉल को बाउंड्री के बाहर भी फेंक दे, और कैच आए तो छोड़ दे, पकड़ ले। ठीक है ना? इस सीक्वेंस में कहेंगे सर आप तो इतनी देर से समझा रहे हैं, लिखा तो कुछ रहे ही नहीं है। लेकिन हम आपको ड्राफ्ट बना के देंगे, लिख के आप दिखाएंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला? गुड। हमारा जो भी इंट्रो हो बहुत शार्ट हो। यूपीएससी जानता है, उसको समझाने की जरूरत, लेकिन इतना भी शार्ट मत लिखिए कि समझ लीजिए खुद। हम तो बस इशारा कर रहे हैं। इतना शार्ट भी ना हो कि पता ही ना चले कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है? तो शार्ट के लिए कई बार ये एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि एक आदमी बहुत धीमे समाचार पढ़ता था, तो वो पहला न्यूज़ देने आता है कि कुमायूं में एक बस नीचे गिरी, से समझ लो। फिर कहता है समझदार तो आप ही हैं, और हेल्पलाइन नंबर यह है, पूछ लो कितने लोग मरे और कितने लोग। तो कई बार हम समझने की जिम्मेदारी दर्शक पे ही छोड़ देते हैं। जिसके रिश्तेदार हो ढूंढ ही लेंगे, हम का बताएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इससे काम नहीं चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में संक्षिप्त लेकिन डेप्थ, हमने ग्रेविटी शब्द लिखाया है ना, एक ही लाइन में पूरी बात कह दी जाए। और इसका एग्जाम्पल मैं शुरू करूंगा। अनु कुमारी सेकेंड टॉपर, सेकेंड रैंक थी उसकी। उसको एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, व्हाट इज गवर्नेंस। तो जिससे भी पूछने जाती थी तो फैकल्टीज क्या बोलती थी कि दिस इज गवर्नेंस, दिस इज गवर्नेंस, दिस इज गवर्नमेंट हु implemented such kind of scheme, that is governance. तो कहीं no, I knows that these are the part of governance. I need a single line about the governance. हमें एक लाइन में चाहिए governance क्या है। And that time governance नया नया सिलेबस में आया था, तो किसी को इतनी स्पष्टता नहीं थी, क्या नहीं थी, क्लैरिटी, कि वो एक लाइन में बताए कि व्हाट इज। लेकिन उसकी यात्रा प्रारंभ थी, वो खोजने में लगी हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, व्हाट इज गवर्नेंस। और जैसे ही व्हाट इज गवर्नेंस को उसने क्लिक किया तो उसमें एक लाइन में लिखा था, डिसीजन इज टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड, दैट इज गवर्नेंस। निर्णय लिया गया, लागू कर दिया गया, यही गवर्नेंस है। एक लाइन में मिल गया। अगला था गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। गवर्नेंस दो भागों में बांटा गया है, गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? डिसीजन इज टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड, नो कैजुअलिटी टेकन प्लेस, दैट इज गुड गवर्नेंस। निर्णय लिया गया, लागू कर दिया गया, कोई भी दुर्घटना बीच में नहीं हुई, इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से क्या आएगी? डेप्थ एंड रिलेवेंसी, दोनों एक साथ चलते हैं। डेप्थ एंड रिलेवेंसी एंड 360 डिग्री एनालिसिस, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स क्या होगा? पुलवामा अटैक, डिसीजन इज टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, नो कैजुअलिटी टेकन प्लेस।
निर्णय हुआ कि आतंकवादियों को मारना है, सेना गई, मार के चली आई, एक भी सैनिक मारा, दैट इज गुड गवर्नेंस। लेकिन पुलवामा अटैक, निर्णय हुआ कि जम्मू से कश्मीर सेना जाएगी, कन्वाय जाएगा, कैजुअलिटी टेकन प्लेस, हमारे 47 जवान मारे गए, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, मैं समझा पा रहा हूं ना? ऐसे जो लाइन लिखे उसके सामने एग्जाम्पल लिखना है कि नहीं लिखना है? बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है ना? अब आते हैं इसके प्रारूप पर कि इसका स्टार्ट सर कैसे करें। तो कोई बताएगा इसका स्टार्ट कैसे करें कि हम ही करें? सर आप ही आए हैं, पंजीरी बांट के जाइए। हम लोग तो आए गुरुकुल में, खाते हैं मस्त एकदम, सोते हैं। तो झांग सा डंडा भी इसीलिए रखे हैं कि जहां नींद आती है प्रश्न वहीं से आता है। नींद का प्रश्न से सीधा संबंध है। जो पढ़ने में नींद आ रही हो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत मारा करो अपने आप को एक झापड़, हट नींद का है आ रही है, हमें तो सफल होना है। मारोगे आज से तो झांग सर को मारने की जरूरत पड़ेगी, वो डंडा हमें भी देने वाले हैं। तो मुझसे गलती हो जाती है कई बार, मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेवेंसी हमारी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आइए यहाँ हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज हेरिटेज, विरासत क्या है। पहला प्रश्न तो ये है। इसके 3 कीवर्ड हैं, पहले तो आप समझ लीजिए। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा है महत्व, और तीसरा है व्हाट इज। पता चला हम विरासत ही हमें स्पष्ट नहीं है क्या है विरासत। तो पहले 2 लाइन में हमें विरासत लिखना है। और मैं जब से आपके संपर्क में आया हूं एक ही चीज पे जोर दे रहा हूं, पूरा सिलेबस माइक्रो एनालिसिस के साथ रटा होना चाहिए। अगर आप अपना सिलेबस रट नहीं पा रहे हैं, लाइए स्टाम्प पेपर पे लिख दें, आप फेल ही होंगे। धरती कोई ताकत आपको IAS अधिकारी नहीं बना सकती। आपको पता ही नहीं है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न से कम आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है यूपीएससी का, कहाँ से इस बार प्रश्न आने वाला है। तुम्हारी कोई एनालिसिस ही नहीं, रिसर्च ही नहीं है, तो परिणाम कहाँ से पाओगे। हेनरी फायोल ने कहा है जिस चीज़ की प्लानिंग नहीं होती वो कभी कंप्लीट नहीं होती। विच इज नॉट प्लान्ड नेवर कंप्लीटेड। नेवर शब्द यूज किया हो मैं, वो कभी पूरा नहीं होगा आपका। इसलिए अधूरे मन से किया गया प्रयास हमेशा असफलता की तरफ लेके जाता है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसलिए अधूरे मन से प्रयास मत करिए। इतनी दूर से आप आए हैं पढ़ने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, तो आपका टोटल एफर्ट होना चाहिए कि यही युद्ध अंतिम, यही रात भारी, यही अटेम्प्ट हमारा आखिरी है। पूरी ताकत के साथ आपको लड़ना है। अपना 5 साल का कार्यक्रम बना के मत चलिए आप। जो आपका टारगेट ईयर है उसी में आपको नंबर 1 पोजीशन के लिए लड़ना है। शेष ईश्वर तय करेगा, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना तय करेंगे कि जो हमारे हाथ में है, क्या आई हैव गिवन माई बेस्ट। ये प्रश्न हमें अपने आप से डेली पूछना है। और जब सोने जाओ तो इस पे ठंड रख भाई, नहीं तो ज्यादा दिक्कत करोगे तो निपट जाओगे सुबह तक। ऑल इज वेल करके सोना है और बोल के सोना है कि आई एम द बेस्ट। अब ये नहीं कि दिन भर कुछ नहीं किया उसके बाद भी बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट लूजर। ये नहीं बोलना है। आपको अटेंड करना है कि जो हमारा कैरिकुलम है उसे हमने 100% फॉलो किया कि नहीं। अगर फॉलो किया तो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं आया हूं। मैं चाहता तो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज ही तो ज्यादा हो गया है। उसी नॉलेज को छांटने के लिए मैं कुल्हाड़ी हूं, मैं काट के रख दूंगा जितना नॉलेज है। नॉलेज में बचे हुए नॉलेज की जरूरत है। पूरी की पूरी परीक्षा इंटेलिजेंस की है ही नहीं, केवल मैनेजमेंट की है। और यहां क्या करना है, मैनेजमेंट। तो पहले ये डिफाइन करना है व्हाट इज हेरिटेज। विरासत है क्या? तो ये क्या है,
कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल। भाई पर्वत पहाड़ बचने चाहिए कि हम निपटा देंगे, आज सब मैदान कर देंगे, जरूरत नहीं इनकी। हम झरना देखने कैंपटी फॉल मसूरी क्यों जाते हैं? नेचुरल है ना, हेरिटेज है। हम ही नहीं जाते, फॉरेनर्स भी आते हैं, कहते हैं इट इज बेटर देन स्विट्जरलैंड। तो इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी का क्या है? तो पहले आपको डिफाइन करना है केवल 3 लाइन में। अब 3 का मतलब आप 4 अगर हो जाए तो अपराध बोध से कूद मत जाना कमरे से, लेकिन 3 और 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप बहुत बड़ा इंट्रो दे रहे हो, स्पष्ट नहीं हो अपनी बात में। अनु कुमारी का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने? यू शुड बी कंसाइज्ड। पूरी की पूरे पैराग्राफ 1 लाइन में लिख सकते हो कि नहीं? दैट इज द चैलेंज। यही तो चैलेंज आपको पूरा करना है। समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो दैट इज हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल। ठीक, तो व्हाट कम्स इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड व्हाट कम्स इन नेचुरल? तो नदी, पहाड़, झरना, जंगल, जमीन, ये क्या है? नेचुरल है कि अननेचुरल है? गजब जानकारी, बहुत अच्छी आप लोगों। अब आओ हिस्टोरिकल और कल्चरल में आते हैं। यहीं से आर्ट एंड कल्चर पूरा पूछ लिया है। अब व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर? प्रश्न तो यह है। आर्ट में फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में भाषा, बोली, डांस, ड्रेस, हैबिट्स ऑफ फूड। यही तो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो कक्षा 6 से। 1 लाइन में लाना है। वेशभूषा, रहन सहन, नृत्य, भाषा, बोली, ड्रेस सेंस। समझ पा रहे हो ना? ये फाइन आर्ट हैं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं? आईएएस में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी भाषा विलुप्त हो रही है? जारवा, जारवे लैंग्वेज। और जारवे एक ट्राइबल्स वो है, एक ट्राइब्स हैं। और कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या कवर हो रही? ज्योग्राफी। मिल कौन रहा है? ट्राइब्स। है क्या? सोसाइटी का अंतिम व्यक्ति। लैंग्वेज कौन सी बोलता है? जारवे। कनेक्ट कहाँ से हो रहा है? इंटरनेशनल अफेयर से। ICUN करके जो है, इसकी सुरक्षा के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी है। तो आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर है कि नहीं? आपको सारी संस्थाओं के नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए कि कौन किसकी सुरक्षा के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। हर लैंग्वेज के लिए, हर ड्रेस सेंस के लिए, हर बोली के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पैरेलल एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पैरेलल एक स्टेट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर क्लैरिटी। समझा पा रहे हैं हम? अब इससे क्या हमारी बढ़ रही है? ग्रेविटी बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है ना? इसके पहले कभी ऐसे सोचते थे? अरे पूछे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव लेके चल के फिर भोजन करेंगे कि पूरा ध्यान लगा कब लंच होगा। इससे लाइफ पूरी डिनर में बदल जाएगी। शाहरुख खान कहता है जिन्हें सफल होना हो तो उन्हें भूख नहीं लगती ना नींद आती है। पहले काम कर लो, भोजन तो पड़ा ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 दिन नहीं खाएंगे, शाहरुख खान कहें जब खाली होंगे तब खाएंगे, राइट? ये भी जरूरी है। गुरुकुल ने इसीलिए तो सब चीज का अपना करिकुलम तय किया है। लेकिन उसी को आप अंतिम न मान लें, इसलिए फ्लेक्सिबल भी तो करता है, अपने शेड्यूल में चेंज भी तो करता है। कि पता चला आप डीएम साहब बन के कुर्सी पे बैठ गए, आग लग गई, भाग ही नहीं रहे। अरे हम तो डीएम हैं, आएगा चपरासी तब लेके जाएगा, तो चपरासी गायब ठीक है ना? तो इस तरह से हम देखेंगे विरासत क्या है और विरासत को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? मैं इसलिए सिलेबस पर जोर देता हूं कि विरासत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे पार्ट आ जाते हैं। क्योंकि जब आर्ट में जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर में, तो सारे आ जाते हैं। फाइन आर्ट में आ गया, कल्चर में क्या आ गया? सभ्यताएं। सभ्यताएं का बेसिक मतलब हो गया
कि जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, हवा महल है, आप दिल्ली में लाल किला है, रेड फोर्ट है, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आप देखोगे वहां गाइड्स की पूरी लाइफ चल रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है। तो वाई वी शुड प्रोटेक्ट देम, तो हमें बनाना पड़ेगा वाई प्रोटेक्ट, मतलब हमें इसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। ऐसे बना के ऐसे गोला कर लो, अब ऐसे एरो बनाओ, बनाते चले जाओ। ये है 360 डिग्री एनालिसिस। अब इसमें तुम्हें प्रायोरिटी तय करनी है कि पहले नंबर पर हमें क्या डालना चाहिए। अगर किसी का इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो पहला इंपॉर्टेंस होगा कि उसके पास कितना पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब है कल्चरल आइडेंटिटी उसी की है जिसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, राइट? वही मॉन्यूमेंट तो हम बचा रहे हैं जो ज्यादा पैसा दे रहा है। तो ज्यादा पैसा ताजमहल दे रहा है, तो ताजमहल में इंटरनेशनल फ्लाइट है। सासाराम भी तो है शेरशाह सूरी की मजार, एक कनिंघम ने उसे दूसरा ताजमहल कहा है, लेकिन वो पैसा अर्न नहीं कर रहा है। तो प्रोटेक्शन ज्यादा है कि कम है? बहुत स्पष्ट हैं आप लोग। जब इतने स्पष्ट हैं तो पहले नंबर पर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक। मैं समझा पा रहा हूं ना बेटा लोग? अब जब पैसा आ गया तो घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी जगह से रिश्ता आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। कुछ लोग तो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि उसी की गली में एडमिशन लेना उनको, ठीक है? तो जब हम इतने लेवल पर इकोनॉमिक रूप से स्टेबल होते हैं तो प्रियंका चोपड़ा का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, if girls are economically stable then it doesn't mean she is belonging from which caste, which religion, which place, who is her father, her brother and who is her boyfriend or husband। कितनी स्पष्ट है वो कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है। आप सारी मेहनत इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि आपको देश सुधारना है, मजाक मत करना। एक्चुअल में आपको अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना है। कुछ लोग गांधी जी टाइप अलग पैदा हुए होंगे कि आधा पहनेंगे आधा उड़ेंगे, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन डिजायर्स अगर आपके इंस्पिरेशन देने वाले हैं तो यू शुड वेलकम देम। लेकिन इससे कभी भी घर नहीं चलता है। इसलिए किसी फिल्म का डायलॉग है कि गरीबी जब दरवाजा खटखटावे है तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जावे। ये क्या बता रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ, ये है 360 डिग्री। समझा पा रहा हूं? पैसा आ जाए तो स्टेटस चाहिए कि नहीं? जिससे शादी करना चाहते हैं उसी से, कि चाहे जो पकड़ा दिया जाए। सोशल स्टेटस आ गया ना दूसरे नंबर पर। अब बताओ, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी का सोर्स है। तभी तो बताओगे कि पापा को इसलिए थोड़ी मानते हैं पैसा। समझ में बात आ रही है ना? देखो, बिकॉज ही इज माई फादर दैट्स व्हाई आई एम प्रोटेक्टिंग हिम, राइट? अब कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी, प्रायोरिटी तय करना आप लोग जान रहे हो ना? तीसरा प्रश्न ये है कि जिसका समाज इतना बड़ा है, रिकॉग्निशन इतना बड़ा है, पैसा इतना बड़ा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इसके लिए कुछ है कि नहीं है? है। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बड़ा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न है कि इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी और फंडामेंटल,
हमें और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, हमें हमारे मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करनी चाहिए कि चढ़ के उस पर से कूद जाना चाहिए। क्लियर? अब इसमें प्रश्न है कि कई बार डिबेट आता है कि सोशल स्टेटस को पहले रखें या कॉन्स्टिट्यूशन को। जब भी ऐसी बात आए तो टॉप पर कॉन्स्टिट्यूशन को कर देते हैं। ठीक है? अगर आपको इंफॉर्मेशन याद आ रही है तो पहले नंबर पर संविधान को कर दें, दूसरे पे इकोनॉमिक कर दें, तीसरे पे सोशल को कर दें। लेकिन इकोनॉमी पहली है, इसीलिए संविधान उसकी सुरक्षा कर रहा है। इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हो तो हमारे हिसाब से इकोनॉमिक को पहले नंबर पर आपको लगाना है। दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम, क्योंकि इसका आर्थिक वैल्यू है ना। थर्ड पे फालतू बात, सोशल स्टेटस ये वो सब लगाओ फिर, क्योंकि संविधान आपको नौकरी देगा ना। ठीक? तो पहले नंबर पर ये डिबेटेबल है कि हम किसको रखें। तो संविधान की बात आए तो टॉप पर संविधान, दूसरे पे इकोनॉमिक्स और तीसरे पे सोशल स्टेटस रख दिए। चौथा क्या है, व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट देम? हाँ, तीन है तो हुआ। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। वेरी गुड। ताजमहल था तो यमुना सुरक्षित थी, अब डेड है कि नहीं है? लिखो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इट इज चैलेंज टुडे। एग्जाम्पल डालो। क्यों? क्योंकि ताजमहल से यमुना सुरक्षित नहीं हो रहा है। यमुना एक नेचुरल रिसोर्स भी तो है, इसका प्रोटेक्शन करेंगे तभी तो अच्छा जल मिलेगा। ठीक है? एग्जाम्पल्स देने होंगे। एक मिस्टर अंसारी करके हैं, बॉम्बे के हाई कोर्ट के जज हैं। वर्सोवा बीच डेड हो गया था बॉम्बे का, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा पर्यावरण मित्र होने का पुरस्कार भी मिला। कौन बने करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने उन्हें 80 लाख की जेसीबी गिफ्ट दी, और कम से कम वो 50 लाख रुपया कौन बने करोड़पति के मंच से जीत कर गए, क्योंकि वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, लोगों को समझाते थे कि प्लास्टिक का कचरा जो है हमें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, इससे एनवायरनमेंट थ्रेटन होता है। तो समझाते गए, कोई उनकी बात माना नहीं, तो उन्होंने गांधी जी की तरह एकला चलो की पॉलिसी अपनाई। और एकला चलो की पॉलिसी में अकेले ही सैटरडे संडे हाई कोर्ट बंद रहता था, अकेले ही जाके ग्लव्स पहन करके सारा कचरा वर्सोवा बीच से निकालते थे और अपने साइकिल पे लाद करके उससे ले जा करके नगर निगम में वो करते थे। जो काम गवर्नमेंट का था वो इस देश के एक नागरिक ने करना प्रारंभ किया। जी बेटा, ग्रीन जज गूगल कर लेना, मुझे नाम स्पष्ट नहीं है अंसारी जी का पूरा नाम। मैंने वो कौन बने करोड़पति का पूरा शो देखा था, तो उसमें उन्होंने जो बताया था, आई वॉज स्पेशली थैंकफुल एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, कि अगर हम ब्लेम करना बंद कर दें तो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हम लोग ब्लेम कर रहे हैं कि हिंदू की मुस्लिम से नहीं पट रही है, मुस्लिम की अदर्स से नहीं पट रही है। आपने क्या किया पटाने के लिए? अरे नो, आई कांट डू एनीथिंग। अपनी ऊपर जैसे ही बात आती है हम भागने लगते हैं। गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है? गवर्नमेंट बहुत कर रही है, क्या चाहिए गवर्नमेंट को? मुंह में भोजन डाल दे, खाद्य सुरक्षा तक तो दे दिया, फ्री में आपको बैठा खिला रही है। आपकी गलती है ना, फ्री में बैठ के खा रहे हो। यू शुड पे योर ओन ड्यूटी। फ्री कब तक काम चलेगा? ठीक है ना? और जो फ्री में दे रहा है, पूछो कहां से फ्री में दे रहे हो, क्योंकि जिस चीज का इकोनॉमिक्स नहीं होता वो समाप्त हो जाता है। ठीक है? तो सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, और कम्युनिटी को सुरक्षित रखता है ये। जल जंगल जमीन, दिस इज द स्लोगन ऑफ ट्राइबल्स।
हम पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं ना। इन्वायरमेंट हो गया, सोसाइटी हो गई, हो रहा है कि नहीं? ऐसे कवर करो, क्योंकि वो नॉलेज 10वीं वाला है। बस पढ़ो लिखो, नहीं पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ो समझो फिर लिखो। समझ गए ना? इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन है, जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो पूछता है क्या खोया क्या, तो तुम लिख के आते हो केवल खोया, नो पाया। राइट? वो पहले ही दिन से कह रही है कि बेटा अंडरस्टैंडिंग करो, कंसोलिडेट करो, कंसीव करो, लेकिन बेटा है कि समझ ही नहीं पा रहा है। उसको तो पप्पू कांट डांस, इस टाइप के गानों में दिलचस्पी है। उसको इस बात में कहाँ दिलचस्पी है कि पप्पू कैन डांस। ठीक है? तो अगर हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे तो कहा जाता है बैड वर्कमैन ब्लेम्स दियर टूल्स। गंदा आदमी केवल अपने हथियार को दोष देता है। वो कहेगा टीचर अच्छा नहीं है, पढ़ाता गंदा है, समझ में नहीं आता। ये कभी नहीं कहता आई एम डोंकी। वो अपने आप के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं स्वीकार करता। आप कोशिश करो ना, आपको आईएएस बनना है। इसलिए दंगल मूवी का क्या डायलॉग है, हर जगह तेरा पापा ना होएगो, कहीं कहीं तुझे अपने दांव खुद लगाने पड़ेगो। ठीक? तो टीचर्स क्लास में बता सकता है, इतना समय वहां नहीं होगा, इसीलिए अभ्यास कराया जा रहा है कि अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर क्लियर है तो संविधान के 395 अनुच्छेद तो तुम्हें रटा ही दिया जाएगा। अप्लाई करना जानते हो कि नहीं? ये काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि नहीं? और जब आप 300 प्रश्न लिख लोगे ना तो बुलाओगे सर आपको हम ही समझा देते हैं। ठीक है ना? तो हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपका अपलिफ्ट हो। अभी क्या है कि आप लोग तैरते तैरते डूब जा रहे हो। हमें आपको इंग्लिश चैनल पार कराना है, क्योंकि यूपीएससी किसकी देन है? ब्रिटेन की। ठीक है? इंग्लिश चैनल ही उसे अन्य देशों से अलग करता है। तो ज्योग्राफी की भी नॉलेज ठीक ठाक है, पकड़ा दे रहे हैं हम आपको। जब इस तरह से आप वर्ल्ड वाइड फैलने लगते हो अपने नॉलेज के हिसाब से, तब आप शब्दों से खेलने लगते हो। और अगर वो ऑथेंटिकेट हैं, प्रमाणित हैं, वैलिडेट हैं, तो आपकी रिलेवेंसी, डेप्थ, ग्रेविटी सब बढ़ जाएगी, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक? कम्युनिटी बेस्ड हो गया। और क्या बचा है आपके सिलेबस में? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं? आत्म संतोष होगा कि हमने अपने देश को क्या किया, इनरिच किया कि नहीं? लिखो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड इनरिचमेंट ऑफ द नेशन वेल्थ। और लास्ट में लिखना चाहिए जिसे लोग पहले में लिख देते हैं, जागरूकता का अभाव है इसलिए सुरक्षा नहीं करते। तो लिखो इट इंक्रीजेज अवेयरनेस अबाउट योर ओन कंट्री। इसीलिए आईएएस बनने के बाद क्या कराया जाता है? भारत दर्शन ना कि ब्रिटेन दर्शन। क्लियर? कि जो पढ़े हो सिलेबस देख लो। वहाँ कम्युनिटी इंटरेक्शन कराए जाते हैं जो सिलेबस में है। समझा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बार बार सिलेबस पे पहुंच जा रहा हूं? क्योंकि वही एड्रेस है यूपीएससी का। अब वो आंसर इसीलिए इसी फॉर्मेट में मांग रहा है। इतिहास का प्रश्न है कौन इससे इकोनॉमी लिखेगा, कौन इससे पॉलिटी लिखेगा, कौन कम्युनिटी एड्रेस करेगा, कौन लैंग्वेज एड्रेस करेगा। समझ में बात आ गई ना? इस तरह से लिख के आओ, धरती पलट जाएगी, तुम सुरक्षित रहोगे, सब गायब मिलेंगे। ठीक है ना? ये तो हो गया किसकी बात, क्यों करनी चाहिए। अब महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। हमको सुरक्षा दे रहा है, रोजगार सृजन। हाँ, इकोनॉमिक में केवल मत लिखने कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन करता है, इट्स आल्सो इनकरेज एम्प्लॉयमेंट, सरप्लस प्रोडक्शन,
सब चीज़ें इसी इकोनॉमिक उसमें आ जाती हैं। तो जितने डायमेंशन इसके खींच सकते हो मुझे लिख के दिखाओगे? प्रॉमिस कर रहे हो? ओके, अकेले लिख के मत खुश रहना। एक लड़का आया, पापा मैं फर्स्ट आया, कितने लोग दौड़े? अकेले। ठीक है, तो अपनी पीठ अकेले ही मत ठोकते रहना कि सर बोले हैं रात में ऑल द बेस्ट करके सो जाना। आई एम द बेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों में ही इंपॉर्टेंस छिपा है? इंपॉर्टेंस ये है, ये हमारा पर्यावरण संतुलन का आधार है। दूसरा इंपॉर्टेंस, एक तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बैलेंस करता है। नेचुरल साइट्स को अगर हम प्रिजर्व करेंगे, कितना रेशियो होना चाहिए जंगल का? कितना? 33%। कहाँ? नॉलेज भी वो भी खतरनाक वाली। 33% इन प्लेन्स एंड 66% इन हिल्स। देख रहे हो ना, डेटा तो मुझे रटा नहीं मैं, मुझे कैसे खटाखट स्ट्राइक हो रहा है। बैलेंस आपने ब्रैकेट में डाल दिया, 33% जंगल्स आर प्रिजर्व्ड इन प्लेन, 66% ऑन हिल्स। तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण हमारा हमसे प्रतिशोध लेगा कि हमारे साथ सहयोग करेगा? क्लियर ना? तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इन्वायरमेंटल आ गया। दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंस ये है कि रोजगार क्रिएट करता है। इट इज द सोर्स ऑफ बेस्ट फॉरेन करेंसी फॉर व्हाट एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। ठीक है। तीसरा, जब हमारा पर्यावरण संतुलित होगा तो कृषि हमारी सुधरेगी कि बिगड़ जाएगी? एग्रीकल्चर आया कि नहीं? पूरा सिलेबस रटा के ही जाएंगे यहाँ से। हाँ बेटा, बेटा बिल्कुल। इम्पोर्टेंस ये है कि ये जब सुरक्षित होंगे तो फॉरेनर्स हमारे यहाँ आएंगे। और फॉरेनर्स क्या लेके आते हैं? अंग्रेजी की पैसा। आएंगे खाए वाएंगे कि केवल अंग्रेजी बोल चले जाएंगे? वेरी नाइस। ये है डिप्लोमेट की वो रिकॉग्निशन। हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधार पाएंगे। ये तो सैद्धांतिक बातें होगी, तुमने पहला प्रैक्टिकल कहा, वेरी गुड। क्योंकि प्रैक्टिकल पे ही आदर्श टिकते हैं ना। तो प्रैक्टिकल यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब इंटरेक्ट करेगी तो हमको प्रमोट करेगी। जैसे कुछ देशों का खर्चा केवल टूरिज्म से चल रहा है, जैसे मालदीव्स। मालदीव्स में इंडियन ने बाइकआउट क्या कर दिया, मालदीव के नेता गिड़गिड़ाने लगे, अरे मोदी प्लीज मोदी, नहीं तो वहां गाली दे रहे थे, हट मोदी, धत मोदी। और मोदी कुछ नहीं किया, कुर्सी लेके केवल लक्षद्वीप पे टहल दिए। समझ गए ना? तो कई बार क्या है कि इंटरनेशनल अफेयर सरकार ने सिखाया कि जब आपके पास सामने वाला न सुन रहा हो तो एग्रेशन में समझाओ उसे, हमने तुमको चाहा, यह है मेरी मेहरबानी, ये बोलो उसको। मालदीव्स को समझाना पड़ा कि तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम चला रहे हैं, हमारे बॉलीवुड वाले वहां शूटिंग न करें, तुम खाने के लिए मर जाओ, और तुम चीन की गोद में खेल रहे हो। तो हमें क्या आंसर देना? डिप्लोमेटिक। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधरते हैं। इंपॉर्टेंस ये है, जब विभिन्न देशों के लोग आएंगे तो अपने देश में जाके कहेंगे कि नहीं जाओ इंडिया घूमो, बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने क्या योजना चलाई है? इनक्रेडिबल इंडिया, हृदय योजना, पहल स्कीम। ये इसका इंपॉर्टेंस बता रही है ना। और इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अभी हम प्रियोरिटी नहीं तय कर रहे हैं, प्रियोरिटी आप लोग तय करके दिखाओगे मुझे। ठीक है, हर जगह मैं सब सिखा दूंगा तो कहोगे अब चले जाइए आप यहां से। ठीक है, तो अभी हम कुछ चीजें आपको करने को दे रहे हैं, इसलिए कि जिससे करके आप धीरे धीरे मेच्योर होइए। अचानक हम 10 किलो घी आपको दे देंगे, पी लोगे तो पता चला हॉस्पिटल करा, इसका इलाज संभव नहीं है। 1 चम्मच घी अच्छा होता है कि नहीं? उससे दाल स्वादिष्ट होती है।
पता चला 1 चम्मच दाल और 1 किलो घी तो दाल का पता चलेगा। तो ये कंसंट्रेटेड माल है ना, ये मथ के निकाला जाता है, ठीक है ना। तो मैं मथ के ये सब चीजें लेकर के आपके पास आया हूं। ओके, अब इंपॉर्टेंस हो गया। इंपॉर्टेंस में और कोई पॉइंट किसी को स्ट्राइक कर रहा हो? पर्सनल कल्चरल, वो तो वहां भी लिखो, यहाँ भी। कल्चरल क्या हो जाएगा? अरे सीधा लिखो यार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तुम लोग तो क्या होते हैं जब इतना हमारे पास डाइवर्सिटी है तो कैसे पता चलेगा कि वी आर इंडियंस? हाँ बेटा, हाँ वेरी नाइस। अब लिखो जितना लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ही तो है। और कैसे लिखना है? तुम्हें जैसे सनग्राफ बना देना है, ऐसे बता रहा हूं। अरे ऐसे लिख दो, महत्व या इंपॉर्टेंस। अब लिखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल। इससे क्या होता है, प्रियोरिटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड, ठीक है। इन्वायरमेंटल, और क्या है? इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है। और क्या बता रहे थे? नेशनल सिक्योरिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, समझा पा रहा हूं ना? हाँ वेरी गुड। देखो ये प्रशासनिक अधिकारी सब छिपे बैठे हैं यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये हुई बात। अरे आप लोग कहाँ थे? एफडीआई, अरे तो जाने दो, डाइवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं कि केवल एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पे बात कर रहे हैं। ऐसे बना दोगे तो तुम्हारा ज़्यादा पॉइंट आएगा। और प्रायोरिटी नहीं तय करनी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले ये लिखें, गुरुजी बताए थे इकोनॉमिक नहीं डिस्टर्ब हो रहे सन ग्राफ इज द बेस्ट ग्राफ, लेकिन हमेशा यही नहीं यूज करना, उसको लगे इसके अलावा इसको कुछ आता ही नहीं। वहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। पहला ग्राफ सन ग्राफ, दूसरा सेमी सर्कुलर, तीसरा ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, इस टाइप के ग्राफ्स बनाने सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। ओके, तो 20 प्रश्न, 15 ग्राफ, और 15 ग्राफ अलग अलग। यह है डाइवर्सिफिकेशन। उसको लग जाए कि ये प्योर आईएएस है, इसको नहीं चुना तो यूपीएससी आत्महत्या कर लेगी ठीक है ना? इस तरह से। अब आते हैं कि सर पूरी बात तो आपकी समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आ रहा कि खत्म कहाँ करें कंक्लूजन इज द मोस्ट एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना? अब यहां एनसीईआरटी पूछती है क्या खोया क्या? जो पूरा लिखा है उसी को 4 लाइन में खत्म करो ना, लिखो। दैट्स वाई आवर गवर्नमेंट not only taking to protect these heritage, but even our constitution also made provision for the protection of them. It is the duty of our civilized citizen not only to protect them but also maintain the importance of these identities or entities. समझ में बात आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस हो गया तो क्या हो गया? वैलिडेट हो गया। गवर्नमेंट की बात आ गई तो आपने अपनी भी बात कर दी, क्योंकि तुम्हें सिविल सेवक बनना है कि सफाई कर्मी? वो भी सिविल सेवक है ठीक है ना? तो ये क्या है कि जब आप इस लेवल पे क्लियर होते हो, 4 लाइन में मैंने कंक्लूजन दिया, 3 लाइन में इंट्रो दिया, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का खेल है कि नहीं है? आपका पूरा नॉलेज टेस्ट हो गया कि नहीं सभी सब्जेक्ट का?
हो गया ना। और प्रश्न है हिस्ट्री का, ये फर्स्ट पेपर का, जीएस फर्स्ट का पेपर का प्रश्न है। समझा पाया मैं? ठीक है। तो आप सब लर्निंग प्रोसेस में ऐसा लगता है कि आज आपको कुछ मिला? कि मैं अकेले खुश रहूं कि मैं दिया बहुत? आप अपना ढक्कन नीचे करके बैठे थे, कुछ लिया ही नहीं। ठीक है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा लोग। हम लोगों की आंसर राइटिंग की लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। ये मेरी ड्यूटी है कि फ्रॉम 1979 से आज तक आईएएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका तो अभ्यास हम कराएंगे ही, शेष संभावित प्रश्नों की भी कराएंगे। ओके? एकदम निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, स्ट्रेस यहाँ बिल्कुल मत लीजिए। ये परीक्षा केवल अभ्यास और रणनीति मांगती है, स्ट्रेटजी मांगती है। एक फिल्म देखना अगर तुमको अवसर मिले, गुरुकुल में अनुमति मिले, तो उस फिल्म का नाम है सैम बहादुर, और उसमें डायलॉग है सैम मानिक शाह का। इसी दिन के लिए हमने तैयारी की थी जेंटलमैन। वो क्या रेखांकित करता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग बेस्ट होगी तो रिजल्ट हमारा बेस्ट आएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा लोग।